दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 15वीं से 17वीं शताब्दियों के दौरान यूरोप वासियों और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्ष के कुछ पहलुओं पर विचार करेंगे। इस अवधि में यूरोप वासियों ने ऐसे देशों के व्यापारिक भागों की खोज के लिए अज्ञात महासागरों में साहसपूर्ण अभियान किए, जहां से वो सोना, चांदी और मसाले प्राप्त कर सकते थे। इस काम को सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया। उन्होंने पोप से उन प्रदेशों पर शासन करने का अनन्य अधिकार प्राप्त कर लिया जिन्हें वो भविष्य में खोजने वाले थे। स्पेन के शासकों के संरक्षण में इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में पूर्व की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुंचा उन्हें इंडीज समझा गया और कोलंबस ने इन प्रदेशों को भारत और भारत के पूर्व में स्थित देश समझा था, जिनके बारे में उसने मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांतों में पढ़ रखा था। बाद में हुई खोजों से पता चला कि नई दुनिया के इंडियंस वास्तव में भारतीय नहीं बल्कि अलग अलग संस्कृतियों के लोग थे और वो जहां रहते थे वो एशिया का हिस्सा नहीं था। उस समय उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में दो तरह की संस्कृतियों के लोग रहते थे। एक ओर कैरेबियन क्षेत्र तथा ब्राजील में छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं यानी कि सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी, तो वहीं दूसरी ओर विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। मैक्सिको और मध्य अमेरिका के स्टेट और माया समुदाय और पेरू के समुदाय के समान इनके यहाँ भव्य वास्तुकला भी थी। दक्षिण अमेरिका की खोज और बाद में बाहरी लोगों का वहां बस जाना वहां के मूल निवासियों और उनकी संस्कृतियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इसी से दास व्यापार की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत यूरोप वासी अफ्रीका से गुलाम पकड़कर या खरीदकर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका की खानों तथा बागानों में काम करने के लिए बेचने लगे। अमेरिका के लोगों पर यूरोप वासियों की विजय का दुष्परिणाम ये हुआ कि अमेरिकी लोगों की पांडुलिपियों और स्मारकों को निर्ममता पूर्वक नष्ट कर दिया गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में जाकर मनोविज्ञानियों द्वारा इन संस्कृतियों का दोबारा अध्ययन प्रारंभ किया गया। आगे चलकर पुरातत्वविदों ने इन सभ्यताओं के बचे हुए अवशेषों को खोज निकाला। सन 1911 में इनके शहर माचू पिचू की फिर से खोज की गई। हाल में हवाई जहाज से लिए गए चित्रों से पता चलता है कि वहां और भी कई शहर थे जो अब जंगलों से ढके हुए हैं। हम अमेरिका के मूल निवासियों तथा यूरोप वासियों के बीच मुठभेड़ के बारे में मूल निवासियों के पक्ष को अधिक नहीं जानते, पर यूरोप के पक्ष को विस्तार पूर्वक जानते हैं। जो यूरोप वासी अमेरिका की यात्रा पर गए थे वो अपने साथ क्लॉक बुक और डायरी रखते थे, जिसमें वो अपनी यात्रा का दैनिक विवरण लिखते थे। हमें सरकारी अधिकारियों एवं जसवीट धर्म प्रचारकों के विवरण से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यूरोप वासियों ने अपने अमेरिका की खोज के बारे में जो कुछ विवरण दिया है और वहां के देशों के जो इतिहास लिखे हैं उनमें यूरोप बस्तियों के बारे में ही अधिक और स्थानीय लोगों के बारे में बहुत कम ही लिखा गया है। अनेक जन समुदाय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और निकटवर्ती द्वीप समूहों में हजारों वर्षों से रहते आए थे और एशिया तथा दक्षिणी सागर के द्वीपों यानी कि साउथ सी आइलैंड से जाकर लोग वहां बसते रहे थे। दक्षिणी अमेरिका घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था। आज भी उसके अनेक भाग बड़े बड़े जंगलों से ढके हुए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न मीलों तक वहां के घने जंगली इलाकों से होकर बहती है। मैक्सिको में समुद्री तट के आसपास के क्षेत्र और मैदानी इलाके काफी बसावट वाले थे, जबकि दूसरे घने जंगलों वाले क्षेत्र में गांव दूर दूर तक स्थित होते थे। कैरेबियन द्वीप समूहों और ब्राजील के जन समुदाय आरावाई लोक आयोग और समुदाय के लोग कैरेबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूह में रहा करते थे, जिन्हें हम आज बाहामास के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वो एलेंटिस में भी रहा करते थे। कैरेड नाम के खूंखार कबीले ने उन्हें लघु एलेंटिस प्रदेश से खदेड़ दिया। इनके विपरीत अरवाक लोग ऐसे थे जो लड़ने की बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। वो कुशल नौका निर्माता भी थे जो पेड़ों के खोखले तनों से अपने डोंगियां बनाया करते थे और डोंगियों में बैठकर खुले समुद्रों में यात्रा करते थे। वो खेती,
शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। खेती में वो मक्का, मीठे आलू और अन्य किस्म के कंद फूल और कसावा उगाते थे। अरवाक संस्कृति के लोगों का मुख्य सांस्कृतिक मूल आधार ये था कि वो सब एक साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करें और समुदाय के प्रत्येक सदस्यों को भोजन प्राप्त हो सके। वो अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे। उनमें एक से अधिक शादियों करने का भी प्रचलन था। वो जीववादी यानी कि एनिमिस्ट थे। अरावाक लोग सोने के गहने पहनते थे, पर यूरोपियंस की तरह वो सोने को उतना महत्व नहीं देते थे। यानी सोना बाहर की दुनिया में कितना कीमती है उन्हें इसका अंदाजा नहीं था। उन्हें अगर कोई यूरोप वासी सोने के बदले कांच के मनके दे देता था तो वो खुश हो जाते थे, क्योंकि उन्हें कांच का मनका ज्यादा सुंदर दिखाई देता था। उनमें बुनाई की कला बहुत विकसित थी। हैमॉक यानी झूले का इस्तेमाल उनकी एक विशेषता थी, जिसे यूरोपियन लोगों ने बहुत पसंद किया। अरवाकों का व्यवहार बहुत उदारपूर्ण होता था और वो सोने की तलाश में स्पेन लोगों का साथ देने के लिए सदा तैयार रहते थे। लेकिन आगे चलकर जब स्पेन की नीति क्रूरतापूर्ण हो गई, तब उन्होंने इसका विरोध किया, परंतु उन्हें उसके विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े। स्पेनिश लोगों के संपर्क में आने के लगभग 25 साल के भीतर ही अरावकों और उनकी जीवन शैली का लगभग विनाश ही हो गया। तोपी नाभा कहे जाने वाले लोग दक्षिण अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट पर और ब्राजील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांव में रहते थे। आपको बता दें कि ब्राजील पेड़ के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम ब्राजील पड़ा। वो खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सके, क्योंकि पेड़ काटने का कुल्हाड़ा बनाने के लिए उनके पास लोहा नहीं था। लेकिन उन्हें बहुत अधिक मात्रा में फल, सब्जियां और मछलियां मिल जाती थीं, जिससे उन्हें खेती पर नहीं निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि वहां कोई न राजा था, न सेना और न ही कोई चर्च था। एस्टेक लोग 12वीं शताब्दी में एस्टेक लोग उत्तर से आकर मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए। इस घाटी का ये नाम उनके मैक्सिली नामक देवता के नाम पर पड़ा था। उन्होंने अनेक जनजातियों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया और उन प्रजातियों से नजराना वसूल करने लगे। राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। योद्धा, पुरोहित और अभिजात वर्गों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था, लेकिन व्यापारियों को भी उनके विशेष अधिकार प्राप्त थे। उन्हें अक्सर सरकारी राजदूतों और गुप्तचरों के रूप में सेवा करने का मौका दिया जाता था। प्रतिभाशाली शिल्पियों, चिकित्सकों और विशिष्ट अध्यापकों को भी आदर की दृष्टि से देखा जाता था। क्योंकि एस्टेक लोगों के पास भूमि की कमी थी, इसलिए उन्होंने भूमि उद्धार किया। सरकंडे की बहुत बड़ी चटाइयां बुनकर और उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्होंने मैक्सिको जेल में कृत्रिम टापू बनाए, जिन्हें छिनाम्पा कहा जाता था। इन अत्यंत उपजाऊ द्वीपों के बीच नहरें बनाई गईं, जिन पर 1325 में एस्टेक राजधानी टेनोक्टिटलान का निर्माण किया गया, जिसके राजमहल और पिरामिड झील के बीच में खड़े हुए बड़े अद्भुत लगते थे, जो कि एस्टेक शासक अक्सर युद्ध में लगे रहते थे। इसीलिए उनके सर्वाधिक भव्य मंदिर भी युद्ध के देवताओं और सूर्य भगवान को ही समर्पित थे। उनका साम्राज्य ग्रामीण आधार पर टिका हुआ था। लोग मक्का, फलियां, कुम्हड़ा, कद्दू, कसावा, आलू और अन्य फसलें उगाते थे। भूमि का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष के पास ना होकर कुल यानी कि एक क्लाइंट के पास होता था, जो सार्वजनिक निर्माण कार्यों को सामूहिक रूप से पूरा करवाता था। यूरोपीय कृषि दासों जैसे खेतीहर लोग अभिजात उनकी जमीनों से जुड़े रहते थे और फसल में से कुछ हिस्से के बदले उनके खेत जोतते थे। गरीब लोग कभी कभी अपने बच्चों को भी गुलामों के रूप में बेच देते थे, लेकिन ये बिक्री आमतौर पर कुछ वर्षों के लिए की जाती थी और गुलाम अपनी आजादी फिर से खरीद सकते थे। पेरू के इंका लोग 12वीं शताब्दी में मैंको कपास कुस्को ने अपनी राजधानी स्थापित की। 9वें इंका शासक के काल में राज्य का विस्तार शुरू हुआ और अंततः इनका साम्राज्य इक्वाडोर से चिली तक 3000 मील तक के विस्तृत इलाके में फैल गया। साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था। राजा के पास ही सारी शक्तियां मौजूद थीं और वही सत्ता का उच्चतम स्रोत था। नए जीते हुए कबीलों और जनजातियों को पूरी तरह अपने भीतर मिला लिया गया।
आबादी के निश्चित आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि 10 लाख से अधिक लोग इस साम्राज्य का हिस्सा थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।